आप अगर दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, नॉर्मल मील्स ले रहे हो या हैवी मील्स ले रहे हो, उसको आप तोड़ के ना 5 से 6 बार कर दीजिए। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो वैसे ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया। आप लेट गए तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया है अपने स्टमक का, जो पाइप आ रही है उससे आपने ग्रेविटी का असर भी काट दिया उस समय। अच्छा। है ना। तो इसके वजह से उसको बार बार स्टिमुलस मिलता है, बार बार उसको वीकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग तंबाकू खाते हैं पान और उसमें मिला करके, वो लोग तो कहते हैं कि हम थूक देते हैं, पेट में तो जाता ही नहीं है। वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डायग्नोसिस के लगातार एंटी एसिड लेते रहने के और जो भी एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए, भाईचारा आपस में मेंटेन करिए, अच्छी बात है ना। आपस में दवाइयाँ पूछिए, जो कॉमन दवाइयाँ हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, है ना। तो ये बनी है ताकि आप जाके डायरेक्टली ले सकें, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक सही है जब तक आपके सिम्टम माइल्ड है। और कभी कभार होते हैं कि अगर आप बहुत टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं, एब्डोमिनल क्लोथिंग, तो प्रेशर अल्टीमेटली आप वापस ही आएगा, वापस ही ऊपर जाएगा प्रेशर उसको, है ना। तो वो भी थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा सा लूज क्लोथ पहनने की कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं तो। ये फ्राइड फैटी फूड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं ना कि स्फिंक्टर को रिलैक्स करके रखते हैं देर तक। जो नीचे वाले स्फिंक्टर होते हैं हमारे, उसको देर तक रखते हैं रिलैक्स करके। प्लस जल्दी पेट से निकल के आंतों में भी नहीं जाते हैं खाना। ये फैटी फूड जो होते हैं, तो आपके पेट में जब खाना बहुत देर तक रहेगा, मतलब पेट को बेवकूफ़ बनाते हैं ये। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर इन एसोसिएशन विद वैद्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं अतुल। स्वागत है आपका आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में इन एसोसिएशन विद वैद्यनाथ। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जिसे आम भाषा में GERD GERD कहते हैं। इसके लिए आए हैं हमारे पास डॉक्टर शुभम प्रसाद। डॉक्टर शुभम सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस एस्कॉर्ट, ओखला में। वेलकम सर। थैंक यू सर। आज हम जैसे बात करने वाले हैं जिस डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम बहुत टफ है। अमूमन ये कहते हैं कि लोग एसिडिटी है, मुझे इसका नाम मैं पढ़ रहा था इस पे बातचीत करने से पहले, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको आसान भाषा में अगर बताना हो, ये बीमारी क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो कैसे इसको समझाएंगे, और ये कितनी कॉमन है ये भी? देखिए, GERD जो है ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ये नियर अबाउट 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है। और अगर हम ये देखें कि ये है क्या, तो इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। GERD को अगर हम डिसेक्ट करें तो G होता है फॉर गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक आपका। E होता है फॉर ईजोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं, जो कि ये जो पाइप होती है जो खाना आपके मुंह से आपके पेट तक लेके जाती है। रिफ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बैकफ्लो होना। तो जब आपके स्टमक का कंटेंट प्रीडोमिनेंटली एसिडिक फूड अगर, और एसिड जो होता है वो अगर आपके ईजोफेगस मतलब फूड पाइप में रिफ्लक्स करता है, वापस बैठ जाता है, तब इसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। अगर ये रिफ्लक्स बहुत फ्रीक्वेंटली होता है तब ये डिजीज़ का फॉर्म ले लेता है, जिसमें आपको ट्रबलसम सिम्टम्स आते हैं। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं। कभी किसी को भी हो सकता है क्या? ये कभी किसी को भी हो सकता है। कभी मतलब कि जिसको हम लोग ओकेजनल एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, तो वो कभी हैवी मील्स के बाद हो सकता है, कभी मतलब बहुत स्पाइसी फूड खाने के बाद हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है आपको, तो एक कॉमन कंसेंसस है कि अगर आपको मोर देन एटलीस्ट वंस अ वीक हो रहा है फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स आपको अगर हो रहा है सिम्टम से, तब ये मतलब हुआ कि आपके ओकेजनल जो एसिड रिफ्लक्स है वो प्रोग्रेस कर चुका है एक काफ़ी इंटेंसिटी में, और आपको GERD की बीमारी हो चुकी है। तो वैसे केस में हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। खट्टा पानी जैसे मुंह में आ जाता है लोगों के, या खट्टी डकार के साथ, या कोई खाना मुंह में आ जाना, ये इसी को कहते हैं या कुछ और इस पे स्पेसिफिक सिम्टम है क्या? अगर आम आदमी को समझना हो कि उसको GERD इसको कहते हैं, ये है। देखिए, GERD को GERD भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। अब जो GERD होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 टाइप के, फॉर अ कॉमन मैम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टिपिकल सिम्टम्स कि भाई ये अगर है तो फिर ये GERD को फेवर कर रहा है। एक होते हैं एटिपिकल सिम्टम्स कि भाई ये अगर है तो हो सकता है कि आपको GERD हो। ऐसा जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो होता है आपके हार्ट बर्न। अब हार्ट बर्न का जो मतलब है वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। हार्ट मतलब हार्ट की जगह पे जो आपकी रिब केज होती है, जो आपकी स्टर्नम बोन होती है बीच में, इसके पीछे हार्ट बर्न मतलब जलन होना। तो आपको स्टर्नम के पीछे जलन टाइप की लगती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट बर्न। वो जलन मोस्टली आपको खाना खाने के बाद होती है, लाइंग डाउन करने पे बढ़ जाती है,
ठीक है, और बेंडिंग होने पे या अगर आप बेंड करते हैं तो वो बढ़ सकती है आपकी, है ना। तो ये टिपिकल हार्ट बर्न के सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही क्लासिकल हैं इसके लिए। और सिम्टम्स होते हैं रिगर्जिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो खाना आपके पेट में है वो वापस ना जो रिफ्लेक्स होके आपके गले में जाता है तो खट्टी खट्टी डकार टाइप की लोगों को आती है। तो बोलते हैं कि खट्टापन लगता है, कभी कभी एसिडिक टाइप का फूड लगता है कि गले में है, या वो कभी कभी मुंह में भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। तो ये भी एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम है। बाकी ए टिपिकल सिम्टम जो कुछ कुछ होते हैं वो होता है आपको कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है। ये होता है नॉन बर्निंग पेन, आपको जलन नहीं हो रही है लेकिन आपको चेस्ट में पेन हो रहा है। तो ये एटिपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आपको चेस्ट पेन मिलता है मोस्ट कॉमनली आज के सिनेरियोज़ में, तो सबसे पहले आपको कार्डियक कोई इटियोलॉजी तो नहीं है वो आपको रूल आउट करना ज़रूरी है। वो अगर आपने कार्डियक देख लिया कि भाई कार्डियक में कोई इशू नहीं चल रहा है आपके बेसिक वर्कअप पे, फिर इसको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि ये आपकी GERD के वजह से, GERD के वजह से हो सकता है। और एटिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि कभी कभी रिफ्लक्स जो होता है वो इतना ऊपर आता है कि जो आपके जो माउथ है इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको फेरिंक्स बोलते हैं, तो उसकी इन्फ्लेमेशन कभी कभी हो सकती है। तो सोर थ्रोट, एक लो लेवल का सोर थ्रोट हमेशा गले में रहता है, जिस पे लोग बोलते हैं कि हमेशा गले में कुछ ना कुछ फंसा टाइप का लगता है, वैसा रहता है, उसको ग्लोबस सेंसेशन भी बोलते हैं, तो वो रहता है। नॉर्मली ये मतलब खराश ही रहती है, खराश टाइप की गले में हमेशा रहेगी आपको, भले ही आपको कोई वायरल इलनेस नहीं है, भले ही आप पूरा परहेज करके रहते हो, मतलब सर्दी जुकाम से नहीं है, सर्दी जुकाम से नहीं है, हाँ वो एसिड की वजह से है। वो जो एसिड है वो रिफ्लक्स होके आपका गले में रहता है, यहाँ पे जाता है बार बार, उसको इरिटेट करता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है प्रीडोमिनेंटली लाइंग डाउन होने पे, अगर आपके फॉल्टी मील हैबिट्स है तो उससे वो सोर थ्रोट वाले सिम्टम माइल्ड लेवल के आ सकते हैं। प्लस कभी कभी अगर सिम्टम ज़्यादा है आपको तो उसके आगे होता है साउंड बॉक्स जो लैरिंग्स बोलते हैं, तो उसकी भी कभी कभी इन्फ्लेमेशन एडिमा हो सकती है, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस मिल सकता है। प्लस कभी कभी बार बार बेल्चिंग होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि बार बार डकार आ रहा है हमें, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं डकार आने के, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है डकार आने का, उसमें हमें और इवैल्यूएट करना पड़ता है। कभी कभी ये देखा गया है कि सांस की दिक्कत हो सकती है GERD की वजह से। क्यों होती है? क्योंकि जो बार बार रिफ्लक्स आता है इतने ऊपर तक तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, और जो कफ थ्रेशोल्ड होता है एक आदमी का वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जिस आदमी को अगर थोड़े से स्टिमुलस पे कफ नहीं आने वाला होगा वो उसको उतने ही स्टिमुलस पे बहुत बार कफ आ जाता है ना। तो ये कभी कभी आगे जाके एस्मा जो होता है, दमा की दिक्कत बोलते हैं, उसकी रूप भी ले सकती है। ये कितना चीज़ खतरनाक है उसमें आएंगे, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं, इसका रीज़न क्या है GERD का? देखिए GERD का जो सबसे कॉमन रीज़न है, एक पहले रीज़न जाने से पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल खाना कैसे जाता है और उसमें अबनॉर्मेलिटी क्या होती है। जब हम खाना कोई खाते हैं तो ईज़ोफेगस फूड पाइप के थ्रू खाना हमारे पेट में जाता है, ठीक है। जब पेट में खाना जाता है तो कुछ ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा है ईज़ोफेगस में जो कि खाने को वापस उल्टा जाने पे रोकता है। वो क्या मैकेनिज़्म है? वो है लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये है क्या लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर? इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब। लोअर ईज़ोफेगस मतलब लोअर फूड पाइप, जो फूड पाइप का जो लोअर वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ से खाना स्टमक में जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है, एंट्री पॉइंट जो है, वहाँ पे ना एक स्फिंक्टर टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो क्या होता है कि एक वाल्व की तरह बंद हो जाता है, वो थोड़ा टाइट रहता है, तो नॉर्मली ढक्कन की तरह मान लीजिए, जो कि एक तरफ अलाउ करता है और एक और तरफ अलाउ नहीं करता, उल्टे तरफ, वो वैसा रहता है। तो जब इसमें वीकनेस आ जाती है ना, तब ये नेचुरली थोड़ा सा खुला रह जाएगा। तो आपको एसिड जो है स्टमक में, जो कि नॉर्मल बनता है, एसिड ख़राब नहीं है बॉडी के लिए, एसिड एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो बॉडी में बनती है आपके फूड को आपको डाइजेस्ट करने के लिए और बाकी जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए। तो लेकिन ये जब हल्का सा खुल जाएगा तो वो एसिड का एक्सपोजर ईज़ोफेगस में बढ़ जाएगा आपका, तो आपको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। अगर पूरा ढीला भी नहीं हुआ है वो, लेकिन वो बार बार बिना स्टिमुलेशन के भी खुले जा रहा है, बहुत लंबे समय तक खुल जा रहा है, तब भी आपको जो पेट में एसिड आपके बना है वो रिफ्लक्स होके जाएगा और सिम्टम आएंगे। तो ये सबसे मेन कारण है आपका लूज़ होना। अब ये है कि लूज़ क्यों होता है, ये लूज़ क्यों हो रहा है किसी को? लूज़ होने के कारण होते हैं इसमें, रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं उसको, कि भाई अगर आपको ये है तो आपके लूज़ होने के कारण बढ़ सकते हैं, आपको ये लूज़ और होने के चांसेस हाई हैं। क्या कारण होते हैं वो लूज़ होने के? सबसे पहले होता है ओबेसिटी, ठीक है। अगर मोटापा है आपको तो वो ओबेसिटी की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपको लूज़ करने के और चांसेस जाते हैं। दूसरा होता है आपका कि अगर आप टोबैको लेते हैं, टोबैको सिर्फ स्मोक करना नहीं, टोबैको अगर आप खाते भी हैं तो पूरा मेन है निकोटीन। निकोटीन इज़ द मेन प्रोडक्ट। तो निकोटीन जो होता है ना, वो जाके जो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर है
जो जो वेल्व की तरह काम करता है उसको भी थोड़ा डैमेज करता है, उसको लूज़ करता है। प्लस जो मैकेनिज़्म होती है बॉडी के खुद से जो एसिड लगने के बाद भी अपने आप को बचा के रखती है, जो सेल बैरियर होते हैं उसको भी डैमेज करता क्या वो है। लाइनिंग को भी डैमेज लाइनिंग को भी डैमेज करता है निकोटीन, है ना। तो लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं पान और उसमें मिला करके, वो लोग तो कहते हैं कि हम थूक देते हैं, पेट में तो जाता ही नहीं है। वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अच्छा। वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है निकोटीन। तो जो ब्लड के थ्रू वो जाता है तो वो सारे मैकेनिज्म जो भी होते हैं वो उसके ब्लड के एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो जाते हैं बाकी लेयर्स में, वहाँ पे वो दिक्कत डायरेक्ट कॉज फूड की करते तरह हैं। नहीं जा रहा है वो। डायरेक्ट फूड तो इरिटेट करता ही है स्टमक को, है ना, वो एसिड लेवल बढ़ाएगा। लेकिन जो मेन असर होता है वो ब्लड के थ्रू जाके बाकी जगह पे उसका असर होता है। मतलब उसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं, इसलिए एसिड लेवल बढ़ता है क्या? डाइजेस्ट करना इजी की बात नहीं है। ये निकोटीन जो होता है इट्स लाइक एन इरिटेंट फॉर द ब्लड, फॉर द स्टमक। वो इरिटेंट है एक। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इरिटेंट मिलती है स्टमक में तो वो नॉर्मली उसको थोड़ा सा एसिड ज़्यादा निकाल के काम करता है। ठीक है, ज़्यादा एसिड निकल रहा है तो आप झेल सकते हो उसको, लेकिन जब वो स्फिंक्टर को ढीला कर देता है और उसके रिफ्लक्स मैकेनिज्म को जो लेयर है उसको थोड़ी सी इंटीग्रिटी ख़त्म कर देता है, तब आपके सिम्टम आने और शुरू हो जाते हैं वैसे केस में। फिर और भी रीजंस होते हैं इसके कि जैसे अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल मेजर्स ही आपके ख़राब हैं, थोड़े से फॉल्टी मेजर्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। फॉल्टी लाइफस्टाइल मेजर्स मतलब कि आप सपोज ईटिंग आपकी ओवर ईटिंग होती है, आप ओवर ईटिंग करते हैं, ईटिंग करने के बाद तुरंत लेट जाते हैं। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो वैसे ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आप लेट गए तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया है अपने स्टमक का जो पाइप आ रही है उससे, आपने ग्रेविटी का असर भी काट दिया उस समय। अच्छा। है ना। तो इसके वजह से उसको बार बार स्टिमुलस मिलता है, बार बार उसको वीकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपकी फूड पाइप लोअर वाला पार्ट है ये भी भ्रम और है वीक कि हो जाता है। आप कंटिन्यू करिएगा कि खाना खा के वो बाएं करवट लेट जाते हैं इसके फायदे के लिए। तो मतलब लेटना किसी भी करवट नहीं है। नहीं, देखिए खाना खा के बाएं लेटेंगे तो लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा डाइजेशन अच्छा होगा आपका ये, लेकिन देखिए सब कुछ ना मॉडरेशन में काम करता है ना। अगर आपको सिम्टम ये होते हैं थोड़े से भी, आइडियली खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। आइडियली यस, अगर आपने थोड़ा सा खाना खाया, आपको लेटना ही लेटना है तो प्रेफरेबल है कि आप लेफ़्ट साइड लेटिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड ना स्टमक का कंटूर जो होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो ऐसे होता है, ऐसे जाके ऐसे जाता है पूरा, तो उसका मोर जो स्पेस है वो टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड है। जो बैग है स्टमक का वो मोर टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड होके सोते हैं ना तो मोर चांसेस हैं कि आपके जो फूड पार्टिकल्स है, जो फूड आपने लिया है वो अच्छे से थैली में है, आपके स्टमक में अच्छे से है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। मतलब एक थैली है उसमें एसिड और वो जो खाना है खाना है, डाइजेशन, हाँ वो डाइजेशन अच्छे से हो उसको पाएगा, एक बेस मिल रहा है, उसको बेस मिल रहा है एक वो, तो डाइजेस्ट अच्छे से हो पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाइए लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये नहीं है ना। आपको वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटा वेट करना चाहिए, 1.5 से 2 घंटा लेटने से पहले। और लेट रहे हैं तो प्रेफरेबल आप लेफ्ट साइड में लेट सकते हैं, प्रेफरेबल, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर और जो कॉज होते हैं इसके GERD के, वो होता है हाइटस हर्निया। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हाइटस हर्निया है इसलिए मुझे रिफ्लक्स होता है। अभी हाइटस हर्निया क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए हाइटस हर्निया जो होता है ना, ये नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट जो होता है, जो चेस्ट का कंपार्टमेंट है हमारा, और एब्डोमेन का कंपार्टमेंट, चेस्ट में मतलब आपके फेफड़े हैं, आपके हार्ट हैं, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, और जो पेट का कंपार्टमेंट है जिसमें आपके स्टमक और इंटेस्टाइन है, ये दोनों कंपार्टमेंट ना बॉडी में एक मसल से सेपरेटेड है। एक मसल जो कि ऐसे बॉडी में होती है हमारे, वो जो मसल है उसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अब सेपरेट तो उसने कर दिया डायफ्राम ने, लेकिन उसमें ओपनिंग्स होती हैं। वो ओपनिंग जो होती हैं वो जैसे ईज़ोफेगस की एंट्री अलाउ करती है स्टमक में, क्योंकि जाके मिलना तो है उसको स्टमक में जाके, तो वो ईज़ोफेगस की ओपनिंग अलाउ करती है जाने के लिए। अब होता क्या है कि सपोज मान लीजिए किसी कारण की वजह से ये डायफ्राम की वीकनेस हो गई, ठीक है, तो वीकनेस की वजह से क्या होता है कि जो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो वीक हो जाता है और पूरा कॉम्प्लेक्स वीक हो जाता है ये। तो अल्टीमेटली जो ओपनिंग इतनी होनी थी वो थोड़ी ओपनिंग बढ़ जाती है आपकी, है ना। और आपके अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, सपोज़ मान लीजिए कि आप ओबेसिटी है, या आप मील्स लिए जा रहे हैं, या स्ट्रीनस एक्टिविटी कर रहे हैं, एब्डोमेन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो स्टमक क्या करता है, वो खुद ही निकल जाता है उस ओपनिंग के थ्रू, चेस्ट कंपार्टमेंट में आ जाता है। मतलब ये वाले ओपनिंग के थ्रू अगर पाइप जाके यहाँ से स्टमक बन रहा होगा तो स्टमक इसके थ्रू हर्निएट कर जाता है और वो थोड़ा सा चेस्ट कंपार्टमेंट में आ जाता है।
तो जब चेस्ट कंपार्टमेंट में आएगा तो स्टमक का कुछ पार्ट आपके स्टर्नम बोन के पीछे हो जाएगा। अब वो स्टमक है तो स्टमक में नॉर्मली भी एसिड बनता ही बनता है। तो जब एसिड बनेगा तो एक एसिड पॉकेट बन जाता है आपके चेस्ट में हमेशा। तो आपको हमेशा ही बर्निंग सेंसेशन रहेगी वैसे केस में, अनटिल अनलेस आप कुछ उसके लिए कुछ कर ना रहे हो। लेकिन तो हमेशा होता होगा ना ये तो। सॉरी, ये रेयर होता होगा ये तो। नहीं चेस्ट में पीछे कंपार्टमेंट बनना। नहीं, हाइटस हर्निया बहुत रेयर नहीं है। इसके टाइप्स होते हैं हाइटस हर्निया के, लेकिन जो एक बेसिक फॉर्म होता है वो बहुत रेयर नहीं होता है ये चीज़, है ना। ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है लोगों में। उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कभी पहले लोग बोलते थे कि ओल्ड एज है तो ज़्यादा चांसेस है होने के, लेकिन ऐसा नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो हमें यंग अडल्ट में भी ये सब देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो बहुत स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हैं, एब्डोमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो बहुत ही अग्रेसिव जिम करते हैं बिना प्रॉपर प्राइम्ड हुए हुए, तो उनमें ये हमें मिलता है। क्योंकि अल्टीमेट जो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर जाएगा कहाँ पे, है ना। प्रेशर कहाँ जाएगा वो, तो प्रेशर जो पेट में जो एब्डोमेन में बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, है ना। तो अगर वो थोड़ी सी भी वीकनेस अगर होती है, कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है, तो वो ऊपर आ जाता है। तो उसमें पॉकेट की वजह से हमें सिम्टम मिलना शुरू होते हैं उसके वजह से। तो ये आपके मोस्ट कॉमन जो फैक्टर्स हैं ये हैं जो कि आपके जो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर है उसको डैमेज करते हैं और आपको सिम्टम मिलते हैं। सर क्या स्ट्रेस भी इसका जो है कारण है GERD का? देखिए, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है GERD होने का। स्ट्रेस पर से क्या करता है कि आपके जो स्टमक में जो एसिड है उसकी सेक्रीशन बढ़ा देता है। प्लस स्ट्रेस क्या करता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी होती है ना इंटेस्टाइन की और जो ईज़ोफेगस की जो सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा देता है। तो अगर मान लीजिए आपका स्फिंक्टर वीक भी ना हो, आपका लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर वीक भी ना हो और उसको नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड एक्सपोजर मिल रहा हो, तब भी आपको सिम्टम आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से सिम्टम का थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक ये सिम्टम हो सकते हैं। तीसरा ये होता है स्ट्रेस के वजह से कि स्ट्रेस जब होता है ना तो उसको कोपिंग जो होता है, स्ट्रेस को कोप करने के लिए लोग ना फॉल्टी हैबिट्स का यूज़ कर लेते हैं। ओवर ईटिंग कर लेंगे, बिंज ईटिंग कर लेंगे, बिंज ड्रिंकिंग कॉज कर लेंगे, है ना, स्मोकिंग का हेल्प ले लेते हैं। तो ये सब जो है फॉल्टी हैबिट अल्टीमेटली आपका जो GERD जो स्फिंक्टर वीक करने का प्रोसेस है उसको ट्रिगर कॉज कर देता है ना। तो ऐसे स्ट्रेस जो है GERD को असर करता है। और क्या GERD से नींद में भी कोई हमको जो है खलल पड़ती है इससे? देखिए, GERD से ये देखा गया है कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है ना, जिसमें ये होता है कि आदमी अगर सो रहा है तो एक बैग नींद से जग जाता है, बिल्कुल उसको एक बैग लगता है कि सांसें रुक गई हैं हमारी। तो इसका ये देखा गया है कि GERD जो है इसका कुछ एसोसिएशन देखा गया है OSA से। ऑल्दो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कॉज करता है उसको, लेकिन एसोसिएशन देखा गया है कि ये हो सकता है कि उससे लिंक हो इसमें। फर्दरमोर जो कि सिम्टम रात में बढ़ सकते हैं इसमें, तो नॉक्टर्नल सिम्टम्स होते हैं, नॉक्टर्नल हार्ट बर्न्स होते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आप लेटें और आपको नींद ना आए, या तो आप सो भी गए हो तो आपको जलन के वजह से नींद खुल गई हो। तो ये ऐसे ये इंटरफेयर कर सकता है स्लीप्स में। और ये मौसम से भी लिंक है क्या? नहीं, GERD मौसम से लिंक नहीं होता। ये मौसम से लिंक नहीं होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी हम पकड़ते हैं कि ये जो दमा की दिक्कत हो रही है किसी को, ये GERD की वजह से है कि ये उसको अस्थमा से ही है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशन होता है अस्थमा का, है ना, जो दमा बोलते हैं जिसको एज़मा, वो सीजनल वेरिएशन होता है। लेकिन आपको अगर नॉन सीजनल टाइम पे भी आपको एज़मा मिल रहा है, आपको पेशेंट को लगातार मिल रहा है, तब आप सोचिए कि क्या पता कहीं GERD की वजह से तो नहीं हो रहा है ये चीज़, कहीं रिफ्लक्स की वजह से तो नहीं हो रहा है ये चीज़। तो हम ऐसे सोचते हैं उस चीज़ों में। अब परिवार में अगर पेट की बीमारियां रही हैं, वो डायग्नोज नहीं भी हुई हैं, तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है GERD? देखिए, GERD का फैमिलियल रन देखा गया है। हो सकता है कि अगर आपके फैमिली ट्री में ये GERD की दिक्कत रही हो डॉक्यूमेंटेड, तो आपको भी हो सकती है ये दिक्कत। ये इसकी स्टडीज़ में कहीं कहीं ये दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को है तो आपको होगी। एक लिंक देखा गया है कि एसोसिएशन हो सकता है। वैसे तो हर बीमारियों का ये माना जाता है कि जेनेटिक, हाँ, उनका वो तो होता ही है। आप कह रहे थे कि मौसम में हम लोग इसको डायग्नोज ऐसे ही करते हैं, और कैसे डायग्नोसिस इसकी जो है की जा सकती है? देखिए, GERD को अगर डायग्नोज करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिम्टम्स। अगर मुझे टिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं पेशेंट के, जो मैंने 2 बताया आपको, हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन, और अगर चेस्ट पेन जो कि आपने कार्डियक रूल आउट कर लिया वो मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें आप 2 से 4 वीक का ट्रायल देते हैं, है ना, एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशंस का, और रिस्पॉन्स देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिम्टम पेशेंट को ये है ही नहीं, है ना, पेशेंट को एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, या सिम्टम बहुत ही कम है, कभी कभार आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट बहुत कंसर्न्ड है, या आपको होर्सनेस लग रही है वॉइस में, या आपको गले में थोड़ी सी खराश टाइप की लग रही है, आपको डकारें बहुत आ रही हैं, है ना, तो वैसे केसेस में ना ये एटिपिकल सिम्टम्स में हमें बाकी सब टेस्ट की हेल्प लेने होते हैं। बाकी सब टेस्ट तब करते हैं जब हमें एटिपिकल मिल रहे हो और आप पहले वाली जो आपके टिपिकल सिम्टम्स हैं वो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप, तब हम
बाकी स्टेप्स पे जाते हैं। बाकी क्या करते हैं, हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में पाइप डालते हैं और जो ईज़ोफेगस जो है, जो उसका लोअर वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। अगर उसमें पर्टिकुलर ग्रेड की इंजरीज़ अगर मिलती हैं हमें, तब हम बोलते हैं कि भाई ये जो हो रहा है ये GERD की वजह से ही इसको हो रहा है, ये इंजरी डेफिनेट है, मतलब सिम्टम भी उसकी वजह से आ रहे हैं, तो हम ट्रीट करते हैं क्या उसको। कैंसरस भी है क्या ये? कैंसरस हो सकता है, मैं आता हूँ उसके आपका कैंसरस के लिए आपके। फिर ये होता है कि अगर आपको इसमें कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, सपोज मान लीजिए आपने एंडोस्कोपी कर ली, आपको कोई सिम्टम, कोई भी आपको उसमें म्यूकोसल में कोई लीजन नहीं मिल रहा आपको, तब होता है 24 आवर्स pH इम्पीडेंस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि हम नाक के थ्रू, एक पतली पाइप होती है, बहुत ही पतली, जो हम आपके फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक पे छोड़ते हैं, ठीक है। उसमें pH सेंसर्स लगे होते हैं, तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि आपके ईज़ोफेगस में एसिड एक्चुअल में आ रहा है ज़्यादा अमाउंट में कि नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट में एसिड अगर आ रहा है, जो हमें सेंसर्स पे स्क्रीन पे दिखेगा, तो मतलब आपको GERD तो वही है। pH है जो हम लोग लैब में एसिड बेस चेक के हाँ, एसिड बेस चेक वाला करते हैं, तो वैसे ही सेंसर लगे होते हैं उसके अंदर। तो उससे अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, अगर हमें मॉनिटर पे दिख रहा है कि ज़्यादा एसिड एक्सपोजर है आपका, तो आपको GERD है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एसिड एक्सपोजर कम मिल रहा है या आपको बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, लेकिन आपको रिफ्लक्स उसमें आ रहा है, हमें दिख रहा है मॉनिटर पे कि हाँ आपको रिफ्लक्स थोड़ा सा हुआ है, आपके सिम्टम भी आ रहे हैं। तो ऐसे केस में ना, अगर आप उसको एसिड सप्रेस करने की दवाई देंगे तो नहीं काम करेगी उसको, क्योंकि एसिड तो ज़्यादा आ ही नहीं रहा उसमें। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लक्स हाइपर सेंसिटिविटी, कि आपको रिफ्लक्स जो नॉर्मल भी होता है उससे आप बहुत सेंसिटिव हैं। तो ऐसे केस में देखना होता है कि क्या स्ट्रेस कारण है उसका, या कोई और कारण है जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो हमें फिर सेंसिटिविटी कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अब हमने स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको सिम्टम, तब भी आपको पेन हो रहा है, यहाँ पे आपको बीच बीच में पेन यहाँ टिपिकल होता रहता है। अब हमने देखा टेस्ट पे कि भाई ना ही आपका ज़्यादा एसिड एक्सपोजर है, ना ही आपका रिफ्लक्स हो रहा है, आपको सिम्टम कोई और टाइम पे हो रहे हैं, रिफ्लक्स कोई और टाइम पे हो रहा है, तो मतलब आपको GERD तो है ही नहीं, आपको फंक्शनल हार्टबर्न है। वो भी होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द ईज़ोफेगल एरिया, या तो उसके सराउंडिंग जो स्टमक या कोई और हार्ट डिजीज भी हो सकती है। हार्ट डिजीज़ भी रूल आउट करने के बाद ही हम इस पे आएंगे। तो वो हो सकता है। तो ऐसे हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स मतलब डायग्नोसिस एंड टूवर्ड्स गिविंग अ पर्सनलाइज थेरेपी टू दी पेशेंट ऐसे केसेस में। अब आपने पूछा था मुझसे कि क्या कैंसर बन सकता है। देखिए होता ये है कि अगर बार बार एसिड ईज़ोफेगस में लगे, बार बार अगर एसिड जाए, हमारे ईज़ोफेगस ना बनी नहीं है एसिड के एक्सपोजर के लिए। जो ईज़ोफेगस की जो लाइन है, जो फूड पाइप की लाइन, वो बनी नहीं है एसिड को इसीलिए वो झेलने के वॉल लिए, जो है स्पिंचर बनाया हुआ है। तो अगर वो बार बार एसिड लगता है लोअर पार्ट ऑफ ईज़ोफेगस में, तो ईज़ोफेगस भी ना खुद से रिएक्ट करती है बचाने के लिए। अब क्या करती है रिएक्ट, पहले तो इंजरी हो जाएगी एसिड से, आपको इरोजन मिल सकता है, उसमें अल्सर आ सकते हैं उसमें, जो कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऑफ GERD। कभी कभी लॉन्ग टर्म रहेगा तो सिकुड़न हो जाएगी उसमें, तो आपको खाना फंसना शुरू हो जाएगा उसमें। और अगर ये सब भी नहीं होता है आपको, तो भले ही आपको खाना नहीं फंस रहा, आपको पेन नहीं हो रहा, तो म्यूकोसा जो होती है वो लड़ने के लिए एसिड से खुद को चेंज कर लेती है, जो ईज़ोफेगस की म्यूकोसा होती है। ये जो चेंज होती है इसको बोलते हैं बैरेट्स ईज़ोफेगस बोलते हैं इसको। ये जो होती है बैरेट ईज़ोफेगस, ये होती है प्री मैलिग्नेंट, मतलब कि इसमें कैंसर बनने के चांसेस हैं इसमें आगे। और ये आगे जाके अगर आप में रिस्क फैक्टर सारे हैं, आप स्मोकर भी हैं, टोबैको भी इनटेक कर रहे हैं या च्यू कर रहे हैं, आप ओबेस भी हैं, आपके डाइटरी हैबिट्स भी आपके फॉल्टी हैं आपके, तो इन दैट केस विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 ईयर्स में आपके वो कैंसर बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो एडिनोकार्सिनोमा बन जाता है। ये तब भी बन सकता है सर क्या, कि जब जैसे आप एज अ डॉक्टर बता रहे हैं डायग्नोसिस के बारे में, आम आदमी को लगातार खट्टी डकारें आ रही हैं और जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, जो लक्षण वो भी आ रहे हैं उसको, और वो सामान्य जो है फार्मासिस्ट की दुकान से एंटी एसिड वगैरह और जो भी दवाइयाँ आती हैं एसिडिटी की गैस की, वो उनको ले रहे हैं। और ये एक कल्चर सा बन गया है कि आपस में लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमको ये होता है तो हम ये दवा लेते हैं, आप भी लिया करिए। ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डायग्नोसिस के लगातार एंटी एसिड लेते रहने के, और जो भी एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए भाईचारा आपस में मेंटेन करिए, अच्छी बात है ना। आपस में दवाइयाँ पूछिए, जो कॉमन दवाइयाँ हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, है ना। तो ये बनी है ताकि आप जाके डायरेक्टली ले सकें, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक सही है जब तक आपके सिम्टम माइल्ड है और कभी कभार होते हैं। ये ओकेजनल एसिड रिफ्लक्स में काम करता है। लेकिन आपको बहुत फ्रीक्वेंट है अगर सिम्टम्स, आपको बार बार अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तब मेरे ख्याल से आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
इसलिए ताकि आप ये देखें कि क्या आपको एसिड न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयों की नीड है कि आपको एसिड सप्रेस करने की दवाइयों की नीड है, ठीक है। और अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंट दवाई लेंगे जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करती है तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंट भी डेवलप होगा उनके खिलाफ। रेजिस्टेंस एसिड उससे नहीं होता डेवलप, लेकिन क्योंकि वो तो दवाइयाँ जो एसिड जो आपके स्टमक में पड़ा है जाके उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती हैं, ये होता है। नहीं, अगर कई लोगों ने मैंने ये सुना है कि रेनिटी ने असर नहीं करी, वो पेंटाप्रोजोल की तरफ बढ़ गए हैं अब। हाँ, तो वो इसलिए ऐसा होता है कि या तो मतलब डोज शायद कम रही हो दवाई की, और रेनिटिडीन से थोड़ा सा अच्छा मानते हैं पेंटाप्रोजोल को, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो सारे जगह से जो भी आते हैं हाइड्रोजन पंप्स उसको बंद कर देती है, वो अल्टीमेटली फाइनल स्टेप पे बंद करती है पेंटाप्रोजोल, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने रेनिटिडीन लिया हो वो काम कर रही है लेकिन उतना काम नहीं कर पाई, आपका स्टिमुलस ज़्यादा है ना, आपको और थोड़ी सी और स्ट्रॉन्गर चाहिए आपको, तो फिर उसमें पेंटाप्रोजोल का यूज़ करके उसको बंद किया जा सकता है इसमें। तो मेरे ख्याल से भाईचारा मेंटेन रखिए एक लिमिट तक, अगर सिम्टम ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आप पहले ये आप खुद जानिए कि आप कभी कभी दवाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हम लोग भी एज अ डॉक्टर किसी को माइल्ड सिम्टम्स अगर होते हैं तो किसी को लॉन्ग टर्म दवाइयाँ नहीं देते हैं, उसको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए ही बोलते हैं। और कभी कभी अगर सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप नीड बेसिस पर दवाइयाँ लीजिए इनिशियली, अगर सिम्टम परसिस्टेंट है तब हम दवाइयों को एक पर्टिकुलर टाइम पे लेने के लिए बोलते हैं और ड्यूरेशन तक के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना आप कह रहे हैं ये एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। इसको बताते हुए और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकली भी और होम रेमेडीज़ भी और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ भी? देखिए, अगर जीआरडी के ट्रीटमेंट की बात करें तो 4 पिलर्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। जो पहला होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है आपका मेडिकेशंस का हेल्प, तीसरा होता है आपका एंडोस्कोपिक थेरेपी, और चौथा होता है सर्जरी अल्टीमेटली। तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग अगर इनिशियल 2 स्टेप पे ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्टिव बनाइए। आप अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आप अगर ओबेज हैं या टुवर्ड्स ओबेसिटी जा रहे हैं अपने डाइटरी हैबिट्स की वजह से, उसको थोड़ा प्रिवेंट करिए। आप अगर बहुत टाइट एब्डोमिनल क्लोथिंग्स पहनते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा लूज़ करिए, क्योंकि उससे भी दिक्कत होती है। उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं एब्डोमिनल क्लोथिंग तो प्रेशर अल्टीमेटली आप वापस ही ऊपर जाएगा प्रेशर उसको, है ना। तो वो भी थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा सा लूज़ क्लोथ पहनने की कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं तो। ये हो गया। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत स्ट्रीनस एक्सरसाइज, अगर जिम गोअर हैं तो बहुत स्ट्रीनस एब्डोमिनल एक्सरसाइज मत करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइट ही रखिए एक्सरसाइज को, और प्रीडोमिनेंटली आप अगर एब्डोमेन की एक्सरसाइज आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको कम करिए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करिए आप बिल्कुल। और हैवी वेट आपने उठाया बिल्कुल एक बैग, वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आपको जीआरडी हो गया है तो वैसे केस में। प्लस डाइटरी होते हैं। अब डाइटरी में हम लोग पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आप अगर दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, नॉर्मल मील्स ले रहे हो या हैवी मील्स ले रहे हो, उसको आप तोड़ के ना 5 से 6 बार कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप 5 से 6 बार करेंगे तोड़ के तो स्मॉल अमाउंट्स करिए और उसको फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। दूसरा ये होता है कि खाना खाने में और सोने में आप गैप रखिए, एटलीस्ट रात के खाने के 2 घंटे के बाद आप सोइए, ठीक है। खाना जब भी आप लेते हैं तो उसमें खाना क्या टाइप का ले रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए, कि सपोज़ मान लीजिए अगर आप बहुत ही एसिडिक फूड्स लेते हैं, है ना, या आप जैसे फ्राइड फैटी फूड्स वगैरह हो गया है, तो ये फ्राइड फैटी फूड्स हो गए हैं, ये सब क्या करते हैं ना कि स्फिंक्टर को रिलैक्स करके रखते हैं देर तक। जो नीचे वाले स्फिंक्टर होते हैं हमारे, उसको देर तक रखते हैं रिलैक्स करके। प्लस जल्दी पेट से निकल के आंतों में भी नहीं जाते हैं खाना, ये फैटी फूड जो होते हैं। तो आपके पेट में जब खाना बहुत देर तक रहेगा, मतलब पेट को बेवकूफ़ बनाते हैं ये बिल्कुल। तो अगर खाना पेट में बहुत देर तक रहेगा और प्लस वो जो खाना है वो आपके स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करके रख रहा है, तो जो एसिड जो निकल रहा है वो रिफ्लक्स होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे आपके। तो आप फैटी फूड्स अवॉइड करिए लेना। कुछ स्पेसिफिक फूड्स होते हैं लेना, जैसे आपको सिट्रस बेस्ड फूड्स बोलते हैं। सिट्रस मतलब कि जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज फूड हो गया, हाँ खट्टे फूड हो गए, ये सब थोड़ा अवॉइड करिए लेना आप। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई टोमेटो हो गया या टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए हैं, वो सब थोड़ा अवॉइड करिए लेना। आजकल लोग हाई फाइबर डाइट के भी पीछे पड़े हुए हैं, बहुत एक कल्चर आजकल मैं आता हूँ उस पर हाई फाइबर पे, है ना। तो जैसे ये तो हो गया ट्रिगर्स फूड हो गए आपके। और जो ट्रिगर फूड्स में जाएंगे आप, तो ट्रिगर फूड्स कैन बी लाइक चॉकलेट।
चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो वो जो लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कॉज करता है, तो वो रिलैक्स कॉज करेगा तो आपके अल्टीमेटली रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैफ़ीन हो गया है, कैफ़ीन या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, अब लोग कैफ़ीन को सिर्फ कॉफ़ी समझते हैं लेकिन जाके एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे, है ना, तो वो एनर्जी ड्रिंक में जो कैफ़ीन होता है वो भी उतना ही असर करेगा, वो भी आपकी जो एसिडिटी है और प्लस जो लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर है उसको भी डायलेट करेगा। प्लस आपका जैसे मान लीजिए कि गम्स होते हैं, जो च्युइंग गम्स होते हैं, जो मिंट वाले होते हैं, पेपरमिंट होते हैं, तो पेपरमिंट ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक वो होता है, एक मतलब आइटम होता है जो कि आपके लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर को जो होता है वो डायलेट करता है, उसको अच्छा खासा फैलाता है। हाँ, उसको फैलाता है, और तो आपके एसिड का रिफ्लक्स जो है वो बढ़ सकता है। च्युइंगम इतना खतरनाक? च्युइंगम जिसमें मिंट हो, अच्छा, है ना, मिंट वाले च्युइंगम जो होते हैं खास तौर से उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी फूड्स होते हैं जैसे ओनियन और गार्लिक वगैरह हो गया, जो कि नोन है, बहुत सालों से सुना होगा आपने कि थोड़ी सी एसिडिटी कॉज करते हैं, रिफ्लक्स के चांसेस होते हैं, तो ये सब फूड्स वगैरह हो गए। ये तो बदनाम है ही दोनों। बाकी इसके अलावा होते हैं आपके मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, दूध एज सच दिक्कत नहीं कॉज करता है, आप अगर मिल्क या डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो ऐसा दिक्कत नहीं कॉज करते हैं। दिक्कत तब होता है जब आप उसको ना पूरा फुल फैट वाला ले रहे हैं, तो आपको लेना है अगर तो आप फ़ैट फ्री मिल्क लीजिए, फ़ैट फ्री योगर्ट लीजिए, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ठंडा दूध पियो उससे आराम मिलता है, तो वो ठंडे दूध के वजह से आराम नहीं है, वो ठंडापन के वजह से जो सूदिंग इफेक्ट मिलता है वो है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए मिलता है, वो थोड़ी देर जो मिलता है, वो कोल्डनेस के वजह से जो सूदिंग इफेक्ट ठंडे पानी से भी मिल सकती है, ठंडे पानी से भी मिल सकता है वो आपको, है ना। तो ये है जो फूड आपको अवॉइड करने चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको लिस्ट बता दी पूरे फूड्स की, लेकिन होता क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे फूड ही आपको सिम्टम कॉज करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल साइंस में कि ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है। हर आदमी का अपने फूड डायरी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फूड दिक्कत कॉज करें। हो सकता है कि ये फूड आपको दिक्कत कॉज कर रहा है ना, किसी को करे किसी को ना करे, तो आपको अपनी फूड डायरी मेंटेन करनी है, स्पेसिफिकली ये सब फूड को दिमाग में रखते हुए कि आपको अगर सूट नहीं करता है तो ये आपको स्पेसिफिकली अवॉइड तो कर देना है। प्लस जैसे मैंने बताया कि आप बिल्कुल फ्राइड फैटी आइटम्स वगैरह है, पिज़्ज़ाज़ हो गए, बर्गर्स वगैरह हो गए, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको। लेकिन आज के सिनेरियो में ना आप चाहोगे नहीं अवॉइड करना, है ना, और बहुत सारे लोग ना कर नहीं पाएंगे चाह के भी, है ना। तो वैसे केस में ना आपको मॉडरेशन करना पड़ता है, मॉडरेशन इज़ द की। उसमें आपको खुद देखना है कि अगर आप कभी कभी ले रहे हैं तो आप उसको ऐसा नहीं कि आप इतना एक्सेसिव अमाउंट में ही ले लें, है ना, कि भारी पड़ जाए, पूरा भारी पड़ जाए आपका, है ना। तो उसको आप कभी कभी लेना पड़ रहा है तो उसको बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में लीजिए, उसको ऐसा मत लीजिए उसकी काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ रहा हो। बाकी आपने मुझसे पूछा कि भाई कि ये जो फूड बताया आपने कि कोई आजकल हाई फाइबर फूड का चल रहा है, तो एक कैटेगरी ये भी होती है कि लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या खा सकते हैं। आपने बता दिया भाई क्या नहीं खाना, तो जो क्या खा सकते वाले में होता है हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड में जैसे मान लीजिए आपका कैरेट वगैरह हो गया है, आपका ये ब्रोकोली हो गया है आपका, है ना, आपके होल व्हीट हो गया, ओट्स वगैरह हो गया। तो ये सब जो होते हैं ना हाई फाइबर जो फूड होते हैं आपके, इसका मैकेनिज़्म बेसिकली ये होता है कि जब पेट में जाते हैं तो आप थोड़ा खाने के बाद ही ना फुलनेस फील कर सकते हैं, तो आप अल्टीमेटली ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। जब ओवर ईटिंग नहीं करते हैं तो आप अल्टीमेटली डिस्टेंशन कम करते हैं स्टमक का और रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भर चुका है? पेट भर चुका है, अच्छा, है ना, ब्रेन को जाकर सिग्नल कि भाई अभी थोड़ा पेट भरा भरा लग रहा है, अभी और खाने की नीड नहीं लग रही है। तो अल्टीमेटली इसके वजह से आपका मैकेनिज्म ऐसे जाता है ये कि आपका रिफ्लक्स कम होता है। और भी फूड जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप अल्कलाइन फूड कौन से होते हैं सर, एसिड तो आ रहा है उसको कैसे मैं खा के न्यूट्रलाइज करूँ। तो अल्कलाइन फूड जैसे कुछ हो गया, बनानास हो गए, तो बनानास आप खा सकते हैं, वो थोड़ा अल्कलाइन वाले। अल्कलाइन मतलब जो एंटी एसिड होने की वो करते हैं? अल्कलाइन मतलब कि जिनका पीएच जो है फूड का वो इनहेरेंटली थोड़ा सा 7 से ऊपर है, हल्का सा। तो वो क्या होता है कि अगर एसिड है तो थोड़ा सा उसमें सूदिंग इफेक्ट देंगे आपको, जैसे एंटी एसिड काम करते हैं ना, तो वैसे ही बहुत माइल्डर फॉर्म में ये फूड में ही थोड़ी सी प्रॉपर्टी है एंटी एसिड वाली, थोड़ी सी मान लीजिए एज सच। तो वो थोड़े से वीक बेस होते हैं ये फूड जो होते हैं। तो आपका जैसे कॉलीफ्लावर हो गया है, ये हो गया कॉलीफ्लावर मतलब आपके जो फूल गोभी हो गए, ये होता है। तो ये सब कुछ वो सौंफ हो गया आपका, तो ये सब थोड़े से अल्कलीन फूड टाइप के मानते हैं। मतलब इसका ये भी नहीं कि आप हमेशा यही खाए जा रहे हैं, है ना।
तो प्रोटीन भी लेते रहना, सब कुछ लेना, सबको सारी लेते बैलेंस रहना है, डाइट लेकिन लेनी है। ये आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं डाइट में अपने, है ना, ये चीज़ हो गया। बाकी इसके अलावा अगर आप जैसे जैसे मान लीजिए कि जो वाटर बेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया आपका, ये आपका कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, अगर ये सब लेते हैं ना वाटर बेस्ड फूड, तो इसमें भी सेम मैकेनिज्म होता है कि थोड़ी सी फुलनेस जल्दी आती है abdomen में आपको, आप ओवर ईटिंग कम करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम तो नींबू पानी डेली सुबह उठ के पीते हैं, है ना, मतलब गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं डेली, तो उससे कहीं वो तो मेरा कारण नहीं है इसका जीआरडी का। देखिए नींबू तो कॉज करता है ना, सिट्रस फूड अगर आपको है तो आपको ट्रिगर कॉज कर सकता है आपके सिम्टम्स को। तो वैसे केस में एक सोल्यूशन होता है कि आप उसमें थोड़ा सा हनी मिला लीजिए, क्योंकि हनी थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। तो हनी क्या करता है, थोड़े से जो इफेक्ट होते हैं उसके, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ओवरऑल जो नींबू का वो होता है। तो आप वार्म वाटर में अगर आप चाहें लेना लेमन, तो साथ में हनी मिला के आप ले सकते हैं। प्लस जैसे जिंजर होता है, अदरक, तो अदरक में भी बोलते हैं कि उसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी देखना है कि आपको सूट कर क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि सूट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अपनी फूड डायरी मेंटेन करनी है, और अगर आप कुछ लेते भी हैं साइड साइड से और कुछ भी, तो मॉडरेशन इज द की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या मिथ हैं और क्या भ्रम है इसके बारे में? क्या इसकी GERD की दवा अगर डायग्नोज हो जाता है, क्या जीवन भर खानी पड़ती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप काफ़ी हद तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ही काम चला सकते हैं। एक और चीज़ मैंने बताना आपको भूल गया शायद, कि जब आप सोते हैं ना, तो आप ये कर सकते हैं कि रात में 2 पिल्लो लगा के सो सकते हैं, है ना। थोड़ी सी आपने हेड एंड ऑफ द बेड है हल्का सा एलिवेट रखिए उसको, थोड़ा सा उसको, ताकि ग्रेविटी का भी कुछ हेल्प लगे, तो वो क्लियरेंस में हेल्प करे आपकी, ठीक है। ऊपर ना आए ऐसे, ऊपर ना आए ऐसे, थोड़ी सी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही रह जाए। तो एक ये भी लोग खाने के जब टाइम इंक्रीज करते हैं मील नाइट वाले मील्स में, इसमें तो रात को सोते वक्त भी आपको ऐसे करना चाहिए। कितना गैप करना चाहिए सर 2 खाने? आवर्स का एटलीस्ट गैप करना चाहिए आपको, है ना। 1.5 to 2 आवर्स बोलते हैं, लेकिन अगर 2 आवर्स टारगेट करेंगे आप तो 1.5 घंटे तक आप आके रुकेंगे, है ना। तो ये इतना टारगेट करना चाहिए। अब जैसे आपने पूछा मुझसे कि क्या मेडिकेशन हमेशा लेनी पड़ेगी। देखिए मेडिकेशंस ना इसमें हमेशा लेने की नीड नहीं पड़ सकती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर सिम्टम माइल्ड हैं तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, और कभी कभार आपने दवाइयों का हेल्प लिया। अगर आपके सिम्टम इससे इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, सब क्या पता वो आपके स्ट्रेस के वजह से हो या डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो, अगर स्टिमुलस बार बार मिल रहा है रिफ्लक्स होने के लिए, फिर आपको दवाइयों का हेल्प लेना पड़ेगा। अब स्टडीज़ ये बताती हैं कि सपोज़ मान लीजिए आपको मैंने दवाई दिया 2-4 महीने के लिए, आप बिल्कुल ठीक है, सिम्टम नहीं आ रहा, तो अगर मैं दवाई छोड़ूंगा भी ना उसको, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो अगले 6 महीने में रिलैप्स हो जाते हैं, उनको दोबारा सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी को बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहे हों, आपने दवाइयाँ बंद कर दी, तो करीब मान लीजिए 15 से 30% के अराउंड जो पेशेंट होते हैं उनको दोबारा सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं 6 महीने में। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको दवाई लाइफ लॉन्ग दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब पेशेंट के सिम्टम आराम है, आप अगर बीच में पेशेंट को ऑफ पीरियड दवाई का दे सकते हैं तो आप दीजिए उसको। हो सकता है कि आपने इनिशियली 2 महीने लगातार दवाई दी हो, छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद दोबारा सिम्टम आए पेशेंट को, तो हो सकता है कि उसको 10 दिन के थेरेपी के बाद ही उसको आगे लंबा रिस्पॉन्स हो जाए। तो आपको एज अ डॉक्टर टाइट्रेट करना है दवाइयों को, और टारगेट ये करनी है कि दवाइयाँ जब भी आप विड्रॉ कर सकते हो तो आप विड्रॉ करें, जब भी आप दवाइयों का डोज कम कर सकते हो तो कम करें। ये टारगेट लेके काम करना आज की बातचीत डॉक्टरों के लिए भी है, पेशेंट के साथ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फास्टिंग का क्या रोल है सर इसमें? कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल बहुत पॉपुलर है, उसको अपनाते हैं। क्या GERD में फास्टिंग जो है कुछ हेल्प कर सकती है, या और ख़तरनाक भी कर सकती है उसको? देखिए जहाँ तक फास्टिंग की बात है, फास्टिंग अगर आप ओवरवेट हैं और आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपका वेट कम कर रहा है, आपकी ओबेसिटी कम कर रहा है, तब तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रूट कॉज है वो जो ओबेसिटी है, जो आपके प्रेशर बढ़ा रहा है स्टमक पे और रिफ्लक्स बढ़ा रहा है, तो वो आपका कम होगा। प्लस ओबेसिटी से ना जो सेल्स होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो भी साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ब्लड में, जो कि डायरेक्टली जाके ना इसको भी थोड़ा लूज़ कॉज करता है, लोअर इज़ोफेजियल स्फिंक्टर को। तो अगर कोई भी आप मेथड अपना रहे हैं जिससे आप पूरा ये ओबेसिटी ही कम कर रहे हैं, तब तो वो बेस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम लंबे समय तक फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो GERD के केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उसमें आपको थोड़ा मॉडरेशन मेंटेन करना होगा। आप थोड़ा सा ठीक है, आप रात के 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन कर लीजिए, रात के खाना आप पहले टाइम से खा लीजिए,
12 घंटे की फास्टिंग नाइट में मेंटेन कर लीजिए, लेकिन दिन भर अगर आप वैसे रहेंगे ना तो एसिड निकलना तो नॉर्मल प्रक्रिया है बॉडी का। खाना रहेगा नहीं वहाँ खाना पे? रहेगा नहीं तो वो हाइपर एसिडिटी कॉज करेगा। तो वैसे केस में आपको दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ेगी फिर वैसे केस में। या तो आप थोड़ा थोड़ा मील्स जो बताया मैंने आपको, स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मील्स आपकी हाई कैलोरी हो, आप लो कैलोरी मील्स लीजिए वैसे केस में। तो इस तरीके से भी आप वेट लॉस कर सकते हैं ऐसा। लेकिन लॉन्ग टर्म फास्टिंग किसी को भी रिकमेंड ऐसा नहीं करेंगे। किन पेशेंट में सर ज़्यादा GERD के आपने वो देखी है, मतलब बुजुर्गों में या प्रेग्नेंट महिलाओं में, क्या कि ज़्यादा इनका एक्सपोजर वो रहता है इस बीमारी के प्रति? GERD जो है ना वो सारे एज में हो सकता है, वो सारे एज में कॉमन है GERD। वो यहाँ तक कि बच्चों में भी रिगर्जिटेशन का देखने को मिलता है हमें, और ओल्ड एज में भी हो सकता है। स्टडीज़ ऐसे आ रही हैं जो बता रही हैं कि जो 30 to 40 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है ना, इसमें GERD का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स की वजह से। अब अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में भी ना नॉर्मली भी ये जो रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स होते हैं ना, ये थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज जो हार्मोन्स निकलता है हमारे मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं ना, जो लोअर इज़ोफिल स्फिंक्टर होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कॉज करते हैं। ये नॉर्मल हार्मोन का इफेक्ट है, वो हार्मोन तो निकलना ही निकलना है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो वो उसको और रिलैक्स कॉज करता है। उसको रिलैक्स कॉज करता है, प्लस जो स्टमक होती है उसकी थोड़ी मूवमेंट भी कम करता है। तो स्टमक की मूवमेंट कम होगी तो खाना बहुत देर तक पेट में रहेगा, ज़्यादा देर तक एसिड भी रहेगा पेट में आपका। ऊपर अगर पाइप ढीला है तो वापस और भी आपको रिफ्लक्स होने के चांसेस होंगे। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है देखने को, लेकिन उसको भी मैनेज हम लोग जो होता है पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही करते हैं। नीड पड़ने पे शॉर्ट टर्म के लिए दवाइयों का हेल्प ले सकते हैं उसमें। क्या ये जो डिजिटल का कल्चर बढ़ा है इससे भी कुछ हमारे गट हेल्थ पे और स्टमक हेल्थ पे और इस पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, है ना। अब लाइफ में हर कोई डबल एज सॉर्ड है आपकी। आप कोई चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, किसी चीज़ का आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपको। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, अगर आपको चीज़ कोई आपको ओबेसिटी कम करने के लिए मोटिवेट कर रही है, डिजिटल कंटेंट आपको आपके लिए अच्छा है। कोई चीज़ आपको अगर कम खाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट कर रही है, फिर तो वो अच्छा है। कोई चीज़ आपको फास्ट फूड खाने के लिए कभी कभार मोटिवेट कर रही है, वो गलत है वो चीज़, है ना। कोई आपको ये मोटिवेट कर रहा है कि आप जिम जाइए, आपके 6 पैक ऐप बन जाएंगे 20 दिन 21 दिन के अंदर, है ना, वो चीज़ गलत है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको खुद चूज़ करना है। फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। डॉक्टर ज़्यादा जिम रिकमेंड करते नहीं है, मैंने देखा है। नहीं जिम से दूर रहने की सलाह देते हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं है ना। जिम मतलब ये नहीं कि आप जाके सिर्फ हैवी वेट ही लिफ्ट करें वहाँ जाके। अब जिम में जाएंगे तो आप 2 टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक एक्टिविटी। जो एरोबिक एक्टिविटी होती है वो होती है जैसे आपने फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं भाग नहीं सकता, है ना। जैसे कोई पेशेंट अगर ओल्ड एज है, बोलते हैं भाग नहीं सकते हम, थोड़ी सी कोई और दिक्कत है या कुछ, मैं मतलब भागो नहीं तो फास्ट वॉकिंग करो, है ना। तो फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं आप। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपकी थोड़ी सांस चलनी तेज़ होती है उसको बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटीज़। तो वो आप कर सकते हैं। साइकिलिंग हो गया है, अगर कर सकते हो तो जॉगिंग कर सकते हो, तो ये सब हो गए। ये हो गया एक जिम में आप ये भी कर सकते हैं, है ना। इसके ये आपको करना चाहिए मतलब काफ़ी लंबे समय तक। अगर आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है जिम देने के लिए आपके शेड्यूल में, तो आपको एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स ये करना चाहिए। जो बचा 10 मिनट्स उसमें आप करिए एनारोबिक एक्टिविटीज़, जो उसको बोलते हैं हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप बेसिक मसल की एक्टिविटी, अगर आपको लगता है कि आप प्रोलॉन्ग बैठते हैं तो आप बैक मसल की एक्टिविटी करिए। आपको लगता है कि आप प्रोलॉन्ग खड़े रहते हैं तो बैक मसल प्लस थाइज़ और आपकी क्वाड्रिसेप्स की एक्टिविटी करिए, है ना। फोकस वे में एक्टिविटीज़ करिए वैसे केस में। तो इससे क्या होता है कि मसल की एंड्योरेंस बढ़ती है आपकी, है ना। तो अब जब आपकी मसल की एंड्योरेंस भी बढ़ती है ओवरऑल, और जब आपकी एरोबिक एक्टिविटी से फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी डाइट कम हो जाती है अल्टीमेटली। तो अगर आप एक्टिव रहने के लिए, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 4 रोटी खा रहे हो आप एक्टिव रहने के लिए, तो उस समय ना आपको एक्टिव रहने के लिए 2 ही रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है एंड्योरेंस से और एरोबिक एक्टिविटी से। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कर सकते हो तो। लेकिन अगर किसी को GRD के सिम्टम्स हैं और अगर वो पूछता है मुझसे कि सर मुझे GRD है, मैं जिम जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मेरा सलाह उससे ये होता है कि सबसे पहले आप प्री वर्कआउट कुछ लेते हो कि नहीं लेते हो। अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले लेना है उसको, 2 घंटे के अंदर नहीं लेना है उसको।
प्लस अगर आप 2 घंटे के पहले ले रहे हो तो क्या ले रहे हो। जैसे बहुत बार ना लोग क्या करते हैं कि हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं एनर्जी ड्रिंक के टाइप में, है ना। वैसे वो सब नहीं लेना है आपको लो फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, ताकि क्योंकि पर्पस है कि थोड़ी सी एनर्जी रहे, आप जिम में कर सकें वो चीज़। तो आपको लो फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। वैसे में लो फाइबर इसलिए क्योंकि लो फाइबर जब लेंगे प्री वर्कआउट में तो वो जल्दी स्टमक से निकल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बहुत देर तक रहा भी नहीं आपके स्टमक में। आप जब जिम करने गए 2 घंटे बाद तो वो स्टमक भी खाली है आपका, है ना, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैप और क्या खाना लेना है ये इंपॉर्टेंट है जिम करने से पहले। जब आप जिम में जाते हैं तो आपको स्ट्रीनस एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ जो है आपको प्रेफरेबली अवॉइड करनी है, क्योंकि एब्डोमिन प्रेशर बढ़ेगा आपका, बेंडिंग वाला एक्टिविटी करेंगे प्रेशर बढ़ेगा तो वो जीआरडी के सिम्टम्स आपके बढ़ेंगे, तो वो आपको अवॉइड करना है। स्ट्रीनस एक्टिविटी में जैसे आपका फास्ट रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी वैसे में। और आप बाकी इसके अलावा बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उसमें भी आपका प्रेशर बढ़ता है एब्डोमेन का, तो वो भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। मतलब जिस भी एक्सरसाइज से यहाँ आपको प्रेशर बढ़ता है एब्डोमेन का, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी ज़रूरी है। और आप धीरे धीरे आप ग्रेडेड वे में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 80 kg का ही या आपको 70 kg का ही वेट उठाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 30 kg का वेट अगर आप टॉलरेट कर पाए तो 30 kg को ही आप और लंबे समय तक उठाइए। ये एक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी। थैंक यू सर। उम्मीद है डॉक्टर शुभम प्रसाद के साथ इस बातचीत में हमने कोशिश की पेट से जुड़ी गर्ड के अलावा भी हम काफ़ी इधर उधर जो है सारी चीज़ें हमने समेट ली हैं कि किस तरह से हमारे जो है स्टमक, हमारे पेट का जो है स्वास्थ्य वो अच्छा रहे। गर्ड से जुड़े क्या मिथ हैं, क्या भ्रम हैं, क्या डायग्नोसिस हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं और क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप इसे ठीक कर सकते हैं और क्या कैसे इसको जो है आप ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। शुक्रिया। Hello Doctor, in association with Baidyanath.